नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में बड़ी चूक, अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं और इसी बीच सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन गए। उन्होंने वहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर चिंता भी जाहिर की। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेना पर अब जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। पंजाब बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिले। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति तो गठित की, लेकिन बीजेपी ने इस समिति को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस की घेराबंदी की तैयारी में है, क्योंकि यह मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का है। आतंकवाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला गर्माता जा रहा है और बात इस समय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। पंजाब पुलिस के एडीजीपी की कुछ चिट्ठियां भी सामने आई हैं, जो प्रदेश के पुलिस अफसरों को लिखी गई थी। इन चिट्ठियों में, और ये एक नहीं, इस तरह की कई चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों में साफ तौर पर अंदेशा जताया गया था कि प्रधानमंत्री के दौरे में अवरोध खड़ा किया जा सकता है। इसके बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाए गए। चिट्ठियों से यह बात भी साफ है कि बारिश का भी अंदेशा था, विरोध का अंदेशा था, ऑल्टरनेट प्लान बनाने की बात की गई थी। यह सब कदम क्यों नहीं उठाए गए? अब इस प्रश्न का उत्तर पंजाब सरकार को देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की जान की सलामती के लिए बीजेपी नेता देश भर में महामृत्युंजय कर रहे हैं। वजह है कल पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक की। बीजेपी नेताओं को लगता है कि फिरोजपुर के रास्ते में पीएम पर हमले की साजिश रची गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच निकले। बीजेपी ने बुधवार को हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस और चन्नी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुट गई है। पीएम की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलने पहुंचा और कल की घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए। तो ही बीजेपी के नेता पीएम की सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें सबसे आगे हैं। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है, उसमें किस तरीके से तल्लीन है, ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि ये जिस जगह पर ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, भोपाल का ये बेहद प्राचीन गुफा वाला मंदिर है। यहाँ पे इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी आए थे। जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो भोपाल की लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, तो भले ही वो दिग्विजय सिंह हो, सांसद जो बन गई है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो हो, तो तमाम लोग इस मंदिर में आते हैं। बीजेपी भले ही इसे सियासी मुद्दा बनाकर चुनावी माहौल में खलबली लाना चाहती हो, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां भी इस सच पर मुहर लगा रही हैं। एडीजी की तरफ से पूरे पंजाब के पुलिस अफसरों को पहले ही खत लिखकर आगाह किया गया था। एक चिट्ठी में साफ लिखा है, धरने प्रदर्शन से पीएम का रास्ता रुक सकता है, लिहाजा ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान तैयार रखें। किसानों की तैयारियों की एसएसपी निजी स्तर पर समीक्षा करें और उसके हिसाब से जरूरी इंतजाम करें। लेकिन एहतियात की बात सिर्फ चिट्ठी में रह गई और हुआ वही जिसकी आशंका जताई गई थी। चन्नी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि कल की घटना का पीएम की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उन्होंने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। हालांकि उनके मंत्री की राय उनके उलट है। साडा कोई उत्थे प्लानिंग नहीं सी भी असीं उत्थे जाम लाउणा जां रोड जाम करनी है। साडा फिरोजपुर डीसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ 에ਅਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। उधर पंजाब बीजेपी के नेताओं ने भी अपने स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ਦੀ पंजाब फेरी ਦੇ ਦੌਰਾਨ जिस प्रकार सुरक्षा ਦੇ ਨਾਲ खिलवाड़ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी ਉਹ प्रगट की है और कुछ प्रश्न भी खड़े किए ने। मामला गंभीर है। चन्नी सरकार सीधे निशाने पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर कल ही रिपोर्ट तलब कर ली थी, जिसे आज सौंपा जा सकता है। इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। इस बात के कई मायने हो सकते हैं, जिसका पता वक्त आने पर चलेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मंजीत सहगल और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक संवाददाता कमलजीत कौर संधू इस समय ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। कमल, कल पंजाब सरकार ने यह दावा किया था कि उनको सड़क यात्रा के बारे में अंदेशा ही नहीं था, मालूम भी नहीं था, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री कहीं दौरा करते हैं, खराब मौसम हो तो एक कंटिंजेंसी होती है, जो एडवांस सिक्योरिटी लियाजों की टीम होती है, वो रोड जर्नी की कंटिंजेंसी का प्लान भी करती है। क्या ऐसा हुआ था पंजाब सरकार या पुलिस के साथ, या नहीं हुआ था? क्या जानकारी मिल पा रही है? अंग्रेजी में कहावत है, द लेफ्ट हैंड डजंट नो द राइट हैंड, यानी एक हाथ को ये नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। और पंजाब में इसी तरह से हुआ है कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ऐसी जानकारी नहीं थी कि वो सड़क से जाएंगे। लेकिन अगर उनकी ही चिट्ठी देखी जाए और पंजाब सरकार की ओर से जो हमें जानकारी पहले से थी, वो यही था कि हाँ, चॉपर का प्लान था, लेकिन एक कंटिंजेंसी प्लान जो कि हर बार किया जाता है। अगर वीवीआईपी है, किसी वजह से चॉपर राइड नहीं ले पाया मौसम की वजह से, और पहले से ये भी पता था कि मौसम खराब रहने वाला है, बिल्कुल, तो वहां से एक कंटिंजेंसी प्लान ये था कि बठिंडा से फिरोजपुर गाड़ी जाएगी। लेकिन जो हमें अफसर और बता रहे हैं कि एक चूक ये थी कि 111 किलोमीटर का वो जो फैसला है, उसमें इंफॉर्मेशन लीक होने की ये ज्यादा जानकारी होती है कि किसानों ने हो सकता है पहले देख लिया हो और आगे बता दिया हो, क्योंकि 2, ढाई, 3 घंटे का फासला था, तो इस वजह से ये जानकारी लीक हो सकती थी। दूसरी ये कह रहे हैं कि एडीजी नागेश्वर राव को लगाया गया था, जो कि बैकएंड देख रहे थे, जो उससे पहले होम डिपार्टमेंट देख रहे थे, यानी कागजी फाइल्स मूव कर रहे थे। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर होता है, यूजुअली लॉ एंड ऑर्डर का जो एडीजी होता है, जिसकी चिट्ठी भी एक्सेस की गई है, वो इंचार्ज होता है जब प्रधानमंत्री आते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो खुद भी मौजूद नहीं थे और चीफ सेक्रेटरी और डीजी नहीं थे। और ये बड़ी बात है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी क्यों नहीं मौजूद थे, जबकि उनकी गाड़ियां लगी हुई थी, उनको होना था। अब एक जांच होगी और विस्तृत जांच में, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का यह प्रश्न है, इसमें सेंध लगी, इतनी बड़ी यहां चूक हुई, क्यों हुई कि पंजाब सरकार को मालूम ही नहीं था। कमल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए मैं फिर लौटूंगा। पंजाब में कल फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को रास्ते से लौटना पड़ा। पहले खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री की हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं हो पाई, फिर एसपीजी के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, उन्होंने डीजीपी से बात की, उनका क्लियरेंस मिला, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रास्ते से जाना था, लेकिन रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने जाम किया। यह जानकारी पंजाब पुलिस ने एसपीजी को नहीं दी। बठिंडा में जो हुआ वो सोची समझी प्लानिंग थी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। क्या पीएम का रूट प्लान लीक हुआ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। डीजीपी से रूट क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम का रास्ता कैसे रुका? ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया हुआ है, कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो पंजाब के फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले हुआ। फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका। सामने सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा था और रास्ता रोकने की नीयत से ही सड़क पर बेतरतीब गाड़ियां जमा की गई थी।
उधर पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों से मिन्नतें कर रही थी। इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम नीचे उतर चुकी थी और चारों ओर से उनकी गाड़ी की घेराबंदी कर ली थी। प्रधानमंत्री और उनका सुरक्षा दस्ता सैकड़ों बार भीड़ के बीच से गुजर चुके हैं, लेकिन इससे पहले ना तो कभी पीएम का रास्ता रोका गया, ना कभी सुरक्षा कर्मियों को इस तरह बीच सड़क पर मोर्चा खोलना पड़ा। हालात बेहद अजीब थे। आखिरकार पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। प्रधानमंत्री का फिरोजपुर दौरा पहले से तय था, लेकिन रास्ता और सफर का तरीका खराब मौसम की वजह से इन मौके पर बदल दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों को भी यह पता था। पीएम का काफिला लौटने के बाद जब सड़क पर जमे एक प्रदर्शनकारी से आज तक की टीम ने बात की, तो उसने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ। पीएम के रूट के बदलाव की जानकारी सबसे पहले राज्य के डीजीपी को दी गई। डीजीपी से रूट क्लियरेंस की हरी झंडी मिलने के बाद ही पीएम का काफिला फिरोजपुर की ओर आगे बढ़ा। पीएम का रूट और वैकल्पिक इमरजेंसी रूट प्लान एसपीजी पहले से तैयार रखती है। इमरजेंसी रूट प्लान में जिले के डीएम और एसपी की भी सहमति होती है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते की खबर हो गई। वो रास्ता रोककर बैठ गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी इसे सुरक्षा में सेंध मानने से इनकार कर रहे हैं। वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था। रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया, तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार सुबह पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे। इसकी वजह यह बताई गई थी कि उनके स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन पीएम के काफिले के वापस लौटने के बाद अपनी सरकार की सफाई देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। प्रधानमंत्री कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद पहली बार पंजाब गए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यही कह रहे हैं। एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई। देश का इतिहास कभी कांग्रेस पार्टी और उसकी राज्य की सरकार को क्षमा नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह उनकी सुरक्षा के डिटेल शेयर किए गए, जिस तरह से उनकी जान पर खतरा डाला गया, देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों की केंद्र से खासा तकरार चली है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जिसका मोदी सरकार से सीधा विरोध है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बठिंडा और फिरोजपुर के बीच जो कुछ भी हुआ वो सियासत का नतीजा है। बठिंडा से कमलजीत संधू, फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान, हिमांशु मिश्रा के साथ मंजीत सहगल, आज तक। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री के काफिले को उस ब्लॉकेड के बारे में
जानकारी भी नहीं दी गई जब तक वो काफिला वहां ब्लॉकेड तक पहुंच नहीं गया था। ऐसा क्यों हुआ, यह भी संभवतः पड़ताल में निकलेगा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है। दूसरी ओर बीजेपी पीएम की सुरक्षा के बहाने पंजाब सरकार पर आईएसआई की कठपुतली बनने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के सारे नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, कांग्रेस और चन्नी सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। फिरोजपुर से पहले फ्लाईओवर के बीचों बीच प्रधानमंत्री का काफिला रुका था और दूसरी तरफ सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा रखा था। पीएम मोदी को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की खुशी प्रदर्शनकारियों ने इस तरह मनाई। मोदी को रैली नहीं करने देती, मोदी को भजाना इथों। सड़क पर लगाई गाड़ी की छत पर चढ़कर एक प्रदर्शनकारी नेता ने अपने साथियों को बधाई दी। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बीजेपी ने भी इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। यहां तक कि रैली में पहुंच रहे लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का अभियान भी चलाया गया। कोविड के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कोविड के दैनिक जो मामले हैं, आज की अगर हम बात करें तो 90,000 के पार यह आंकड़ा हो गया है और अगले 24 घंटों में 1 लाख को पार कर जाएगा। यानी यह तय है कि कल डेली कोविड केस 1 लाख के पार हो जाएंगे। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर जो कल तक 5% से कम था, वो 6% को पार कर चुका है। देश में कोविड की तीसरी लहर तेजी से आ रही है। हमें 100% ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें, ब्लंट कर सकें। प्लीज इसको वी कैनॉट टेक फॉर ग्रांटेड, वी कैनॉट। बार बार दोहराया जा रहा है कि कोविड को हल्के में मत लीजिए। वायरस कमजोर है तो क्या हुआ, इससे मत खेलिए। लेकिन ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि हमने बहरूपीय कोविड वायरस से खेलना बंद नहीं किया है। लिहाजा सामने आ रहा है कोविड मरीजों का विस्फोट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड केस के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश के कोविड केस में 90,928 का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या देश में 2,85,401 हो गई है। 24 घंटे में 19,206 मरीज कोविड से जंग जीतने में तो कामयाब रहे, लेकिन 325 लोगों की जान कोविड की भेंट चढ़ गई। चिंता की बात यह है कि कोविड संक्रमण दर 6.43% पहुँच गई है। कोविड का ये आंकड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच कोविड के दैनिक केस 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। संक्रमण दर में भी 4 गुना का इजाफा हुआ है। देश के कोविड ग्राफ पर नजर डालिए। 1 जनवरी को दैनिक केस 22,775 आए, 2 जनवरी को बढ़कर 27,553 हुआ, 3 जनवरी को 33,750, 4 जनवरी को 37,379, 5 जनवरी 58,097 और 6 जनवरी को 90,928। संक्रमण दर पर नजर डालें तो 8 दिन में दैनिक संक्रमण दर में 6 गुना का इजाफा हुआ है। 29 दिसंबर को दैनिक संक्रमण दर 0.79% थी, जो बढ़कर 5.03% हो गई। आज ये बढ़कर 6.43% हो गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जिन राज्यों का है, उसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केसेस थे, उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है।
इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में, और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से आंकड़ा जारी किया है। देश की ये तस्वीर देखिए। 22 दिसंबर 2021 को खत्म हुए हफ्ते में ऐसे 29 जिले थे जहां कोविड संक्रमण की रफ्तार 2.5% से ऊपर थी। 29 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में इस सूची में 5 जिले और शामिल हो गए, लेकिन 5 जनवरी को खत्म हफ्ते में 2.5% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 156 पर पहुंच गई। जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। आमतौर पर इस बार यही देखा जा रहा है कि संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केस ज्यादा बढ़ेंगे तो मुश्किलें खड़ी होंगी, खासकर जो बुजुर्ग हैं और दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। कि जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ती है, ओल्ड लोग जो है और कोमोबिलिटी वाले, उनका नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि यंग से शुरू होते हैं, पहले वो थोड़े बहुत दाखिल होते हैं, लेकिन जब घरों में पहुंचता है जो कम मोबाइल है, एल्डरली है, कोमोबिलिटी वाले हैं, वो आते हैं। तो दैट देयर डेटा क्लियरली शोज that the number, the proportion of the elderly and those with comorbidities is now still rising. वैसे केस कम हो, तो प्लीज इसको we cannot take for granted. We cannot. We have to be prepared. We have to be alert. We have to be disciplined. We cannot play with it. तो सावधान रहिए, कोविड को हल्के में मत लीजिए। सावधानी हटेगी तो जान पर जोखिम बढ़ेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोविड की लहर लाने में कुछ बड़े शहरों का या खास शहरों का एक उनकी जिम्मेदारी रही है। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जो महानगर हैं, वहां कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जो मझोले शहर है वो भी अब पीछे नहीं है, तेजी से कोविड के हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। बारह मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस, एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, अब फिर उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आज कोविड के दैनिक केस 14,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा और संक्रमण दर भी 14% तक पहुंच जाएगी। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे, तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे, तो उस टाइम पे 6-7,000, 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सीवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार के पीछे ओमिक्रॉन को बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन भयावह नहीं है और 3-4 दिन में ही केस में गिरावट सामने आ सकती है। केसेस तेजी से बढ़े हैं, परंतु हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। एक लिमिट के बाद ये रुकेंगे जरूर, और आशा करते हैं कि अब जल्द ही ये बढ़ने बंद होने चाहिए और अगले 3-4 दिन में इसका सही ट्रेंड पता लग जाएगा। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे।
तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल तो कोरोना चिंता का सबब बना हुआ है। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदूराव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों की तरह मुंबई के अस्पतालों में भी कोविड ने सेंधमारी कर ली है। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़ों में भी नजर आ रही है। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। जहां पर भीड़ होती है वहां भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज जरूरी नहीं है। इन सब के बीच कार्डिलिया क्रूज के उन मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है जो कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। कार्डिलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार कुल 1,827 लोगों में 209 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से लोग हैं। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। ये कोलकाता के बाजार की तस्वीर है। देखिए किस तरह लोग कोविड से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। यही बेफिक्री कोलकाता में कोविड संक्रमण को रफ्तार दे रही है। पश्चिम बंगाल में कल कोविड के 14,022 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 23% पार चली गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 6,170 नए केस मिले हैं। इसी तरह यूपी में कोविड के नए केस दोगुने हो गए। कल 2,038 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 5,000 पार गई है। यूपी में नोएडा, लखनऊ 288, गाजियाबाद, मेरठ में कल 100 से ज्यादा केस आए। साफ है, छोटे शहर हो या महानगर, कोविड का फैलाव तेज है। जरूरत सावधान रहने की है। आज तक ब्यूरो। कोविड पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है सावधानी और मास्क। प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, जिनके बारे में सरकार से लेकर डॉक्टर आपको लगातार चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। यही वजह है तमाम राज्यों को पाबंदी का रास्ता अब उठाना पड़ रहा है। वाह क्या सीन है। एक तरफ कोविड का खौफ चल रहा है और दूसरी तरफ डांस और मस्ती। ये तस्वीरें गुजरात के भरूच जिले के वालिया के सोट गांव की हैं। यहाँ एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोविड से बचाव का सीधा साधा उपाय है भीड़ से बचो। भीड़ का मतलब कोरोना को फैलने की जगह देना। 2 दिन पहले अहमदाबाद में धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए थे। उस समारोह में शिरकत करने वाले 10 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कई साधु संत कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना जनता और नेता में फर्क नहीं कर रहा, लेकिन पाबंदियां जनता पर ज्यादा हैं।
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नो वैक्सीन नो एंट्री, यही बोर्ड लिखा हुआ है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के BRTS के बस स्टैंड पर, जहां पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उसकी ये लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हर किसी को यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही एंट्री दी जाती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जहां 3000 से ज्यादा मामले आए हैं तो वही अकेले अहमदाबाद में ही करीब 1500 के आसपास मामले आए हैं। पाबंदियों की किश्त बिहार में आज से शुरू हो सकती है। मंदिर और पार्क बंद कर दिए गए हैं। ये पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की तस्वीर है। भक्तों के लिए मंदिर का कपाट बंद है, फिर भी इक्का दुक्का भक्तों का आना जारी है। वो बाहर से ही दर्शन करते और प्रसाद चढ़ाते नजर आ रहे हैं। बाहर से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालु से अच्छा मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा सब पूजा पाठ करने के लिए सबको कोविड पालन कर रहा है, सब अपना सुरक्षित से, और सब मास्क लगा के पूजा ही करना है। धार्मिक प्रदर्शन सब पार्क सब बंद है, सब अच्छा है, सब बहुत सुंदर से काम कर रहा है सब किसी पर। कोरोना तक देखते हुए सरकार की गाइडलाइन को अब पालन करना पड़ रहा है। आज से बंद है मंदिर, तो बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है। ये सबके लिए एक सीख है, अगर आप कोरोना से बचाव। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਸੀਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? क्या बीजेपी ਨੂੰ एक राजनीतिक दल ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਕਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਲੀ ਠਕਾਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्षमा याचना ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये एमरजेंसी वाली मानसिकता है, एमरजेंसी वाली मानसिकता है कि आवाज नू बंद कर दो। बीजेपी का बड़ा आरोप, कांग्रेस इमरजेंसी वाली मानसिकता पंजाब में दिखा रही है। प्रश्न यही, क्या बीजेपी को रैली करने का अधिकार नहीं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान में लगे उनके 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद 4 जनवरी को औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान के तहत एक कार्यक्रम हुआ। इसमें शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शाहनवाज हुसैन को छोड़कर बाकी मंत्री सुनील कुमार, जनक राम, सुमन मांझी और अमरेंद्र प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कार्यक्रम में शामिल केवल शाहनवाज हुसैन का जो इम्यूनिटी है वो नीतीश कुमार से मैच कर पाया। एक बात आप समझ रहे हैं ना कि जो समाज सुधार अभियान चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, उसी के दौरान आप लोग अन्य लोग पॉजिटिव आपको छोड़। मैं आपको बता दूं कि मैं तो बहुत जिम्मेदार किस्म का व्यक्ति हूं। मैं उस अभियान के पहले भी टेस्ट करा के गया था। मेरे वजह से मेरे मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत न हो। जब भी हम कोई बड़े डिग्निटरीज से मिलते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो बराबर टेस्ट कराकर ही गया था, और जो लोग पॉजिटिव हुए वो तो थोड़ी देर बैठे थे मंच पे या मीटिंग में। उसके बाद पहले वो कहाँ अभियान में तो नहीं थे वो, तो अभियान की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये वेव बहुत बड़ा है और आप घर में हो जाते हैं। मेरे ऑफिस में भी कई लोग हो गए। आप लोगों के लिए तो बंद कर देते हैं पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, लेकिन ये जो रैली होती है, सभाएं, वो रुकती नहीं है।
नहीं, देखिए जो नीतीश कुमार जी ने जो समाज सुधार अभियान किया या जनता दरबार किया, उसमें सबको टेस्ट करके बुलाया। ये कोई आम रैली नहीं थी। हो सकता है कि हम लोगों के जो विरोधी हैं वो कहें कि आम रैली होती, आम रैली नहीं थी। जो लोग भी आए, जो जीविका दीदी आई वहां, सबको टेस्ट करके आना था। जनता दरबार में मान लीजिए किसी जिले से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका टेस्ट हुआ तब वो चला, लेकिन फिर जनता दरबार में भी 6-7 लोग पॉजिटिव हो गए, तो बीच में कैसे हो गए? तो पूरा प्रिकॉशन रखा है और फिर भी लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो अभी पूरा ध्यान रखना है और पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपनी को तो बचाएं, लेकिन आपके वजह से समाज में किसी को दिक्कत ना हो, इसकी भी कोशिश। सरकार ने जो बंदिशें लगाई हैं आज से जो लागू हुआ, आपको क्या लगता है वो पर्याप्त है? नाइट कर्फ्यू लगाना, जिम और ये सब तमाम जो मॉल, देखिए जहाँ भीड़ वाली जगह है उसको बंद किया है और बाजार तो खुले हुए 8 बजे तक। हाँ, जैसे देखिए दिनचर्या भी चले और कोरोना से लड़ाई भी हो, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ निर्णय किए हैं एक्सपर्ट की राय लेकर, और जैसी अगर स्थिति और बिगड़ती है तो और सख्ती की जाए। आज तक बेमिसाल 20 साल।